नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन में भी अमेरिका ने ही उकसाकर दो देशों को जंग के मैदान में धकेला और अब ताइवान में भी अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्या अमेरिका ही चीन और ताइवान के बीच युद्ध करवाना चाहता है? यह हम आपको कच्चा चिट्ठा की दूसरी खबर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं महायुद्ध के मैडमैन के बारे में। यूक्रेन के युद्ध को लेकर कई तरह की नई बातें सामने आ रही हैं। ताजा खबर यह सामने आई है कि पुतिन 50 साल पुरानी एक मैडमैन की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दुनिया का भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल युद्ध में सबसे ज्यादा होता है। अपने विरोधी के अंदर इतनी दहशत पैदा कर दो कि उसका आत्मविश्वास ही कमजोर हो जाए और वो बहुत आसानी से जंग हार जाए। और खासकर जब जंग ऐसे दो देशों के बीच हो, जब एक देश रूस जैसा ताकतवर हो और दूसरा देश यूक्रेन जैसा कमजोर हो, तो ताकतवर देश कुछ ज्यादा ही दहशत पैदा करता है। और पुतिन ने ऐसी ही दहशत पैदा की है यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की। पुतिन ने डर और दहशत पैदा करने की जिस स्ट्रेटजी को अपनाया है उसे कहते हैं मैडमैन। डर पैदा करने की मैडमैन थ्योरी, यानी एक पागल आदमी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पागलपन के किसी भी हद तक जा सकता है। और वो पागलपन परमाणु बम का हमला भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये थ्योरी तब चर्चा में आई थी जब अमेरिका ने अपने से कई गुना छोटे और कमजोर देश वियतनाम पर हमला किया था। आखिर क्या है ये मैडमैन थ्योरी, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने भी किया और पुतिन भी अब इसी मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास यूक्रेन से एक ऐसा वीडियो आया है जो किसी भारी भरकम बजट वाली फिल्म का लगता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। ऐसा लगता है जैसे कयामत आने वाली है और इस कयामत को रोकने के लिए फायरिंग करते नजर आ रहे हैं दो सैनिक। कौन हैं ये दो बहादुर योद्धा और आखिर क्या है इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी? मारियुपोल से तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों की रूहें कांप रही हैं। मलबा हट रहा है और लाशें निकल रही हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रह रहे लोगों पर भी बमबारी करवाई है। क्यों ज़ेलेंस्की को यह करना पड़ा, आपको आगे बताएंगे। और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पुतिन से 9 मई को विजय दिवस की परेड का बदला लेने पर उतारू हैं। ज़ेलेंस्की ने दुनिया को ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं कि पुतिन तो क्या, कोई भी रूसी नागरिक इसे देख नहीं पाएगा। इस रूसी सैनिक के हाथों में बंदूक की जगह हथकड़ी क्यों है? इसकी पूरी कहानी भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मैडमैन थ्योरी की। मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल अब पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल किया था रिचर्ड निक्सन ने। This is the scene, Walter, that Richard Nixon, by my own fast count this morning, has done at least 150 times. देखिए, ये था रिचर्ड निक्सन का जलवा। अमेरिका ही नहीं, दुनिया में भी तब निक्सन की ही तूती बोलती थी।
और निक्सन ने प्लान बनाया था वियतनाम को मैडमैन थ्योरी के जरिए हराने का। ये तस्वीरें वियतनाम युद्ध की हैं। अमेरिका ने वियतनाम पर नैपाम बम बरसाए थे। ये उस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला बम था, जिसमें फास्फोरस केमिकल मौजूद था। इस बम से हजारों लोग मारे गए। जो जिंदा रहे उनकी चमड़ी तक जल गई। लेकिन ये जंग शुरू कैसे हुई और इसकी नौबत आखिर आई कैसे? दरअसल रूस और अमेरिका की लड़ाई के बीच में वियतनाम फंस गया, जैसे आज यूक्रेन के लोग रूस और अमेरिका के बीच की लड़ाई में पिस रहे हैं। साल 1965 में अमेरिका ने अपने 2 लाख सैनिक वियतनाम के घने जंगलों में उतार दिए। हो ची मिन्ह की लीडरशिप में वियतनाम के लोगों ने अमेरिका को ऐसी चुनौती दी कि अमेरिका को नाकों चने चबाने पड़े। अमेरिका के 58,000 सैनिक वियतनाम में हो ची मिन्ह की सेना ने मार डाले। जब रिचर्ड निक्सन को लगा कि अब वो जंग को जीत नहीं सकते, तो उन्होंने नया दांव खेला, मैडमैन थ्योरी। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने जिस तरह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया, ठीक वैसे ही अमेरिका वियतनाम पर भी परमाणु हमला करके वियतनाम को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। हेनरी किसिंजर ने लगातार और बार-बार इस तरह की धमकियां देकर वियतनाम के लोगों के अंदर एक डर और दहशत भरने की कोशिश की, लेकिन वियतनाम के लोग न डरे न टूटे और आगे भयंकर युद्ध चलता रहा। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने वियतनाम को बमों से पाट दिया। हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हमले किए जाने के 26 साल बाद हेनरी किसिंजर ने युद्ध रोकने के लिए बातचीत की। तब ये बयान दिया कि निक्सन परमाणु हमला कर सकते हैं और तब मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। अब आप गौर कीजिए, वियतनाम से युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अपने सलाहकार के जरिए परमाणु हमले की धमकियां दिलवा रहे थे। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन कभी अपने सलाहकारों के जरिए, कभी स्टेट टीवी के जरिए, कभी अपने प्रवक्ताओं और मंत्रियों के जरिए परमाणु हमले की धमकियां दिलवा रहे हैं। ये है मैडमैन थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी का भी ज़ेलेंस्की पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो पुतिन से डटकर जंग लड़ रहे हैं। आखिरकार वियतनाम में अमेरिका की बहुत ही खौफनाक हार हुई। सवाल ये है कि क्या वैसी ही हार यूक्रेन के अंदर रूस की भी होने जा रही है? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन खुद रूस ने ही ये दावा किया है कि अब यूक्रेन खुद अपने ही देश की सीमा में रहने वाले लोगों पर भी हमले कर रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं जो रूस के समर्थक हैं। दरअसल डोनेस्क को रूस ने एक अलग देश घोषित कर दिया है। डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के लोगों पर ही यूक्रेन के बम बरस रहे हैं। रूस की समाचार एजेंसी तास का ये दावा है कि यूक्रेनी सेना ने अब तक 2,738 बार डोनेस्क पर हमला किया। डोनेस्क पर यूक्रेन ने कुल 27,000 बार गोले दागे, जिसमें 113 नागरिकों की मौत हो गई। 17 फरवरी से लगातार जारी गोलाबारी में डोनेस्क के 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के हमलों में डोनेस्क के अंदर 43 अस्पताल तबाह हुए हैं। इसके अलावा 118 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में यूक्रेन की बमबारी में 3,371 अपार्टमेंट और इमारतें तबाह हो गई हैं। इतना ही नहीं, पुतिन को नीचा दिखाने के लिए ज़ेलेंस्की की तरफ से एक और ऐलान करवाया गया है। ऐलान यह है कि 9 मई को रूस के विजय दिवस के जवाब में उन रूसी टैंकों की परेड निकाली जाएगी जिन पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की ये सब इसीलिए करना चाहते हैं ताकि पुतिन की आर्मी शर्मिंदा हो। ज़ेलेंस्की की फौज ने अपने स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों से सैकड़ों रूसी टैंक बर्बाद भी किए हैं और बड़ी संख्या में रूसी टैंकों पर कब्जा भी किया है।
ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन को अपमानित करने के लिए नई नई योजनाएं तैयार कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये कीव के अंदर एक रूसी सैनिक है जिसको पकड़कर अदालत में लाया जा रहा है। रूसी सैनिक के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं और वो यूक्रेन के पुलिस कर्मियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। रूसी सैनिक को एक कांच के कैबिन में बंद कर दिया गया है और उसका सिर झुका हुआ है। दुनिया भर के मीडिया और कैमरे के बीच ये नुमाइश की जा रही है। इस रूसी सैनिक का नाम है वादिम शिशिमारिन। वादिम की उम्र 21 साल है और आरोप है कि उसने 62 साल के एक बूढ़े यूक्रेनी नागरिक को गोली चलाकर मार दिया था। ये तस्वीरें बता रही है कि किसी सैनिक का कैद में हो जाना बेहद दर्दनाक होता है। दरअसल युद्ध के भी अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए हैं जिसमें कोई भी सैनिक आम लोगों पर हमले नहीं कर सकता है। लेकिन इस जंग में मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिसमें अब यूक्रेन की अदालतों में मुकदमे चलने भी शुरू हो चुके हैं। युद्ध अपराध क्या होता है, इन तस्वीरों से समझिए। दरअसल ये मारियुपोल है और यहाँ पर राहत बचाव और मलबा हटाने का काम करने वाले लोग रूसी सरकार के समर्थक या अलगाववादी हैं। इस इमारत में यूक्रेनी नागरिकों और यूक्रेन के सैनिकों ने शरण ली थी और अब मलबे के अंदर से शव निकलने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, यूक्रेन के युद्ध अपराधियों की नई नई खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। इसी मारियुपोल के स्टील प्लांट में इस वक्त भी युद्ध होने के दावे किए जा रहे हैं। मारियुपोल के स्टील प्लांट में छुपी हुई ज़ेलेंस्की की अज़ोव बटालियन ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि अज़ोव बटालियन के जवान खंडहरों के बीच में भयंकर जंग लड़ रहे हैं। ये वीडियो कब का है ये कहना मुश्किल है, लेकिन वीडियो में जो नजर आ रहा है वो बेहद खौफनाक युद्ध की कहानी है। ज़ेलेंस्की अब भी अपने इन बहादुर सैनिकों के लिए दुआएं कर रहे हैं। Тому що у найскладніші моменти ми завжди згадуємо наших батьків, і найскладніші моменти з нами завжди сім'я і саме батьки. Саме вони так переживають, коли нам погано і коли у нас біль по тій чи іншій причині. Так ось я думаю, що поруч з нашими пораненими завжди лікарі, завжди медичні сестри, медичні брати, які їм допомагають. І саме вони в вас бачать впевнений других батьків. ज़ेलेंस्की जितना पुतिन का गुस्सा भड़काएंगे, इसका कहर यूक्रेन के लोगों को उतना ही और ज्यादा झेलना पड़ेगा। लुहांस्क और डोनेट्स्क के पास एक शहर है, बाखमुत शहर। इस शहर के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि अब रूसी फौजें यहाँ पर भयंकर हमला कर रही हैं। Ни звука, ничего не было. Хлопок. Просто хлопок и все. Я поворачиваюсь, вот это все летит. Так вот куча, все сюда летит. И все, я быстренько за дом заховался, и все, вот так вот оно и приземлилось, и все. Все. Это вот на крышу сюда плита залетела, вот шифер побила. У нас тоже крыша побила. В общем, ну так вот. Больше за детей переживаю. Ой, жизнь, конечно, изменилась. А в каком плане? Не знаю, что завтра. Ракета прилетит, разбомбит. Или ты погибнешь, или дом разбомбит, проблемы будут. Родные, близкие уехали, кто на войну, кто где-то в другое место. Вот. Проблемы, конечно, с продуктами подорожали и не везде. दूसरी तरफ युद्ध के सबसे ज्यादा प्रभावित खार्किव के अंदर बंकर बनाए गए हैं। लोग घरों के नीचे भी बंकरों में रह रहे हैं और इन बंकरों के अंदर बाकायदा स्कूल भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ स्कूलों से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका की प्रोपेगेंडा मशीन कितनी तेजी से काम कर रही है। अब देखिए इन बच्चों के हाथ में किसकी तस्वीर है। ये तस्वीर है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की। यानी यूक्रेन की सरकार बच्चों को इतिहास के माध्यम से भी अमेरिका का ही एजेंडा आगे बढ़ा रही है। यूक्रेन के बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि अमेरिका एक मददगार मुल्क है और रूस हमलावर। Я слышала пару взрывов. Когда люди начали бежать в метро, мы за ними побежали.
Я знаю, конечно, что я хотела кошку в коробку запихнуть и принести ее сюда. Не получилось. Благодаря вот этим занятиям они стали интересоваться историей. А историю в школе они ее не очень любили. Помогает их даже морально поддерживать, потому что сейчас идет война, многие потеряли жилье, многие потеряли работу, у кого-то родители воюют. Вот, и это их очень, ну, скажем так, укрепляет. И опять-таки дети, они как дети. कुल मिलाकर इस जंग में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है यूक्रेन के बेगुनाह लोगों को। यूक्रेन में हालात सुधर भी गए तो दुनिया में एक और जगह है जहां युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और इसकी वजह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा, जो जल्द ही एक दो नहीं बल्कि चार देशों पर उतर सकता है। पिछले 48 घंटों के दौरान चीन के पास अमेरिका ने ऐसी गुस्ताखी कर दी है जिससे नया युद्ध भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनपिंग ने अमेरिका और उसके दोस्तों को सबक सिखाने के लिए क्या तैयारी की हुई है। सबसे खतरनाक दौर में यूक्रेन का युद्ध, बाल्टिक में भी जारी है बवंडर। क्या और जहाज डुबाएगा काला सागर? यूक्रेन में अमेरिका और रूस के तनाव के बीच जो आवाज पुतिन ने रेड स्क्वायर से लगाई, हुर्रा! क्या अमेरिका को ऐसा एक और चैलेंज कहीं और मिलने जा रहा है? अमेरिका खुद शिकार बन रहा है या किसी को बनाने जा रहा है? आखिर वो दुनिया का कौन सा इलाका है जहां युद्ध के लिए यलगार की आवाज और बुलंद होती जा रही है? तो देखिए, अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी जहाज जिसके आने का मतलब है युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। इस समुद्री दैत्य को बहुत गौर से देखिए, इसकी फायर पावर बहुत ज्यादा है। इसने क्या किया है वो समझने के लिए देखिए कि इस जंगी जहाज ने शी जिनपिंग की शान में क्या हिमाकत कर दी है। ये है अमेरिका का मिसाइल क्रूजर USS पोर्ट रॉयल, जिसने शी जिनपिंग के फेवरेट समुद्री गलियारे में घुसपैठ कर दी है। और ये ऐसे वक्त में हुआ जब करीब में ही चीन की नौसेना युद्धाभ्यास करके अपने बंदरगाह पर लौट रही थी। अमेरिका की इस डेयरिंग वाली हरकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वर्ल्ड हेडलाइंस में यही अमेरिकी चैलेंज सुर्खियां बन चुका है। बताया जा रहा है कि कैसे अमेरिका के एक जहाज ने चीन को गुस्से में ला दिया है और जिनपिंग अब अमेरिका को बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रहे हैं। 修改美台关系事实清单，这是虚化、掏空一中原则的小动作。这种在台湾问题上搞政治操弄，试图改变台海现状。 चीन को चिढ़ाने वाली और जंग के लिए उकसाने वाली इस हरकत में क्या क्या हुआ, उसे गौर से समझने के लिए पहले देखिए कि इस नेवल शिप की ताकत क्या है। ये एक तिकोंदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। ये 10,000 टन का जहाज है। ये 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की मिसाइलों से लैस है। पोर्ट रॉयल के बारे में और बातें देखने से पहले फिर से इस वॉरशिप की कद और काठी देखिए, क्योंकि इसी में छिपी है इसकी बहुत बड़ी ताकत जो दुनिया में किसी और जहाज के पास नहीं है। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का बहुत खतरनाक वॉरशिप माना जाता है और इसने शी जिनपिंग को परेशान करने के लिए क्या किया, अब वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट यानी कि करीब 180 किलोमीटर चौड़े समुद्री गलियारे के बीच से गुजरा है। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच समुद्री गलियारा है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन में कभी भी तब्दील हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अमेरिका ने यहाँ कोई गलती नहीं की। ये किसी भी देश का हक है
कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ताइवान स्ट्रेट का इसीलिए है क्योंकि इसी फासले को तय करके चीन हमेशा ताइवान पर चढ़ाई करने की धमकी देता रहता है। इसीलिए यहाँ बीच में अमेरिका के वॉरशिप का गुजरना सीधे सीधे शी जिनपिंग के ताइवान वाले ख्वाबों को टक्कर देने जैसा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। पिछले 7 दशकों से चल रहा ये विवाद यूक्रेन युद्ध के बाद और गंभीर हो गया है, क्योंकि अब चीन की नौसेना ने अपनी गतिविधियां यहाँ तेज कर दी हैं। चीन के फाइटर जेट आए दिन ताइवान के आसमान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। 一部分的事实，我们敦促美国政府停止任何虚化掏空一个中国原则的行径，恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定。 एक तिकोंदेरोगा क्लास के वॉरशिप को उतारकर अमेरिका ने चीन को बता दिया है कि वो चीन के ताइवान वाले मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। ये जहाज अमेरिका की 7वीं फ्लीट का हिस्सा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके दोस्तों खासकर ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया की हिफाजत भी करे। लेकिन ये बात ना तो चीन को पसंद है और ना उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया तो अक्सर अमेरिका के नौसेना वाले अड्डों को अपने मिसाइल से डराता भी रहता है। ऐसे ही चैलेंज का सामना करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 तरह के बड़े वॉरशिप प्रशांत महासागर में तैनात किए हुए हैं। एक है तिकोंदेरोगा, जो एक मिसाइल क्रूजर है, जबकि दूसरा है आर्लेग बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर। इन दोनों का काम करीब करीब एक जैसा है, बस कद काठी और नाम का फर्क है। इन दोनों वॉरशिप का आसपास होना भी किसी दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका की नेवी ताकत के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और ये दोनों वॉरशिप इस फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये अपने आप में एक ऐसा नेवल पावर वाला पैकेज है जो अकेले अपने दम पर किसी भी नौसेना से टक्कर ले सकते हैं। इनमें लगे हथियारों के बारे में जानने से पहले देखिए कि अमेरिका के पास ऐसे कितने वॉरशिप हैं। अगर तिकोंदेरोगा क्लास की बात करें तो अमेरिका के पास ऐसे 21 जहाज हैं, जबकि आर्लेग बर्ग क्लास के 69 वॉरशिप अमेरिका आज की तारीख में ऑपरेट कर रहा है। ये दोनों जहाज मिसाइल डिफेंस से लैस हैं और इनके रडार ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आसमानी टारगेट को खत्म कर सकते हैं। इनमें लगा एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के किसी भी वॉरशिप के एयर डिफेंस से बेहतर और ज्यादा सटीक माना जाता है। जबकि इससे लॉन्च होने वाली टॉमाहॉक मिसाइल पिछले 4 दशकों से अमेरिकी फायर पावर को धार देती आ रही हैं। अमेरिका को इन दोनों वॉरशिप पर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो ये जानता है कि ये जहाज अकेले किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। ऐसा उसने बाल्टिक सागर में रूस के खिलाफ साबित भी किया है। ऐसा उसने भूमध्य सागर में करके भी दिखाया है। ऐसा उसने पश्चिम एशिया के आसपास नेवल ऑपरेशंस के दौरान भी साबित किया है। चीन ने इन जहाजों के मुकाबले टाइप 52 और टाइप 55 क्लास के वॉरशिप तैयार किए हैं, लेकिन उनकी रेंज और उनका असला इन दोनों जहाजों के सामने 19 ही साबित होगा, और वो भी चाइनीज गारंटी वाला, जो भरोसे के काबिल नहीं होती। ताइवान को लेकर चीन बड़ी बड़ी बातें बहुत करता है, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो युद्धाभ्यास करके ही वो दिखाने की कोशिश करता है कि ताइवान को वो किसी भी दिन कब्जे में ले लेगा। 台湾问题，我愿再次强调，一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则。 ताइवान एक छोटा देश है, उसकी नौसेना चीन के हमले को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शुरुआती दौर में ही ढह जाएगी, क्योंकि चीन इस वक्त एक बहुत तेजी से उभरती हुई नेवी है और ये साइज के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन चीन की नौसेना के पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। इस मामले में चीन तो भारत से भी पीछे है। ऐसे में अमेरिकी नेवी ने ताइवान स्ट्रेट में जो जोर दिखाया है, चीन अब भी बयानबाजी के अलावा उसका तोड़ नहीं निकाल पाया। इसीलिए आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से ऐसा पावर शो और देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे एक और युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। जबकि यूक्रेन में जंग कब खत्म होगी, इस बारे में अब भी अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है।
अमेरिका ने जो हरकत की है, चीन ने उसका दिल से बुरा माना है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग अब अमेरिका के खिलाफ अपनी हंटर पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन का जंग वाला अवतार कैसे एक विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है। सवाल है कि क्या इस युद्ध की चाइनीज गारंटी से अमेरिका डर जाएगा या दूसरी ताकत से वार करेगा? शी जिनपिंग अब सोते जागते खाते पीते कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग से लेकर सरकार के अंदर खाने तक सिर्फ और सिर्फ अपनी नौसेना के बारे में सोच रहे हैं। उनका अब तक एक ही मकसद है जिससे वो दुनिया में अपने कई टारगेट हासिल करना चाहते हैं, और वो है अमेरिकी नौसेना को पछाड़ देना। क्या चीन की नौसेना ने अपनी ताकत में ऐसा कोई बड़ा इजाफा करने की तैयारी शुरू कर दी है जिसके बाद अमेरिकी नौसेना का कद घट सकता है? क्योंकि चीन का चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक इरादों से भरा हुआ नजर आ रहा है। चाइनीज नेवी की फायर पावर को समझना है तो उसकी मौजूदा ताकत को समझना होगा। चीन की नौसेना ने बहुत तेजी से अपने जहाजों की तादाद बढ़ाई है और पिछले 20 सालों में चीन ने नए जंगी जहाज बनाने के प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम किया है। चीन के पास 355 से भी ज्यादा नेवल शिप हैं और ये तादाद 400 होने जा रही है, जबकि अमेरिका अब 300 वॉरशिप के साथ दूसरे नंबर की नेवी ही रह गया है। भारत के पास करीब 150 वॉरशिप हैं और 2030 तक इनकी तादाद 180 तक ले जाने की तैयारी है। हालांकि 2028 तक इंडियन नेवी 175 वॉरशिप वाली नौसेना बनने की तैयारी कर रही है। ऐसे में 400 वॉरशिप वाली नेवी का जो ख्वाब चीन पूरा करने जा रहा है, उसका अमेरिका पर क्या असर होगा, उसका फर्क देखिए। क्योंकि चीन की डिफेंस फोर्स कई मायनों में अमेरिका के लिए खतरा बनने जा रही है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये 1 लाख टन वजन के हैं, जिन पर 80 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर भी हैं। इसके मुकाबले में चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं। तीसरा भी जल्द आने वाला है, जबकि पूरी संभावना है कि उसने चौथे पर भी काम तेज कर दिया है। वहीं चीन 2 हेलीकॉप्टर कैरियर ऑपरेट कर रहा है, तीसरा आने को तैयार है, जबकि 5 और हेलीकॉप्टर कैरियर भी चीन बनाएगा। यानी कुल 8 हेलीकॉप्टर कैरियर उसके पास होंगे। हेलीकॉप्टर कैरियर एक लैंडिंग शिप की तरह भी काम करता है और ये आसपास के टापुओं या दुश्मन के किनारों पर तेजी से ज्यादा फौज तैनात कर सकता है। इस तरह के नेवल शिप किसी टापू या किसी समुद्री किनारे पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चीन ऐसे हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बड़ी फोर्स तैयार करके न सिर्फ ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों पर भी अपना हक जताना चाहता है। चीन की इसी सीनाजोरी को जब अमेरिका से टक्कर मिलती है तो वो बौखला उठता है। We also deeply appreciate your continued support for our military operations and exercises. We're grateful for the access that Thailand has provided to Utapao Naval Airfield and other key sites, which has supported critical operations in the region. And despite the pandemic, Exercise Cobra Gold went forward successfully this year, and we're planning to be back to full scale in 2023. समंदर में चीन की बदमाशी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, अब ये देखिए। अमेरिका का निमित्ज क्लास और फोर्ड क्लास, इन दोनों क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कैरियर माने जाते हैं, जो 1 लाख टन कैटेगरी वाले वॉरशिप हैं। और ये दशकों से अमेरिकी नौसेना का पूरी दुनिया पर दबदबा कायम करने वाली इमेज तैयार कर चुके हैं। वियतनाम से लेकर खाड़ी युद्ध और कोसोवा से लेकर अफगानिस्तान और लीबिया से लेकर पश्चिम एशिया, हर वॉर थिएटर में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। जब भी ताइवान को लेकर चीन बहुत ज्यादा आक्रामक होता है तो अमेरिका अपने जंगी बेड़े चीन के आसपास किसी न किसी युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए भेज देता है। चीन के करीब आकर जब ये जंगी बेड़े अपनी रेंज और ताकत का प्रदर्शन करते हैं तो बीजिंग को जैसे मिर्च लग जाती है। 近以来，美国将民主工具化、武器化，借民主之名行反民主之实，煽动分裂对抗。
चीन बहुत ज्यादा अलर्ट है, लेकिन अब अमेरिका की इस तैरती हुई ताकत को चीन से भी बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि चीन भी अब अमेरिका जैसे विशाल कैरियर ग्रुप तैयार करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चीन की योजना है कि वो 2030 से पहले 4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वाली नौसेना बन जाए। चीन के पास सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग बना जब उसने यूक्रेन से कबाड़ के तौर पर खरीदे गए कैरियर को खुद तैयार कर लिया। चीन का दूसरा कैरियर है शानडोंग, जो लाइनिंग की तर्ज पर ही बना वॉरशिप है। चीन अब तीसरे कैरियर टाइप 03 को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है। ताइवान को लगातार मिल रही अमेरिकी मदद और अपने इलाके में अमेरिका के दखल को देखते हुए चीन ने अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तेजी से काम किया है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली के मुंडका इलाके की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जहां अचानक बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं और इस दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। आशंका है कि अभी भी कुछ लोग फैक्ट्री में फंसे हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां वहां मौजूद है, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी और आ रही है? देखिए, अभी भी लगातार जो आग है उसमें से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। सर्च अभियान जो है वो अभी भी जारी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे थे जिसमें जो महिलाएं थी वो उनकी संख्या ज्यादा थी और इसी वजह से वो वहां से भागने में परेशानी हुई उन लोगों को, और धुएं और आग की चपेट में लोग आए हैं, क्योंकि कई ऐसी डेड बॉडीज वहां से बरामद हुई हैं, ऐसे शव बरामद हुए हैं जो जली हुई अवस्था में हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो 16 लोगों से ज्यादा हो सकता है। हालांकि दमकल विभाग और पुलिस की टीमें कह रही हैं कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। ये भी जानकारी आ रही है कि जितने 12 से ज्यादा लोग जो गंभीर हैं उनकी कंडीशन देखी जा रही है अस्पताल में, क्योंकि उनको भी काफी परेशानी हुई है, क्योंकि जिस ये आग लगी थी 4:45 मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुंडका में भीषण आग से संबंधित हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिस तरह से बिल्डिंग से अब तक 20 शव निकाले गए हैं, बहुत भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ये समझिए कि अभी रात का वक्त है और ये जब आग लगी थी तो ये शाम का वक्त था, यानी दिन के उजाले में ये भीषण आग लगी है। और उसके बाद लगातार जो जानकारी आ रही है, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। 20 लोग, राष्ट्रपति ने भी हादसे पर दुख जताया है। 20 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। फिलहाल दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है कि जिस तरह की भीषण आग है ये आंकड़ा और भी बढ़े। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए प्रीति, जिस तरह से 20 शव अब तक बरामद हो चुके हैं और कई लोग अभी भी अस्पताल में जो है जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन इस तरह की हो चुकी है कि वो बोलने की अवस्था हालत में नहीं है। और यही वजह है कि दमकल विभाग अभी तक कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से सर्च अभियान चल रहा है, क्योंकि धुआं अब तक कुछ छटा है, तो उसके बाद जो है अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं, चाहे वो बेहोशी की हालत में है, उनको निकालने की कवायद है, क्योंकि अंधेरा हो जो रात हो चुकी है और इस वक्त जिस तरह से 10:30 से 11:15 बजे का समय है, तो दमकल को भी परेशानी हो रही है। धुएं के बीच में उन लोगों को तलाश पाना काफी मुश्किल भरा काम है इस वक्त। लेकिन 20 लोगों की मौत काफी दर्दनाक कही जाएगी इसके अंदर, क्योंकि अधिकतर महिलाएं यहाँ पर काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि कोई बड़ी मीटिंग थी जिसको लेकर यहाँ पर कई लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। अब कितने लोग थे और इस पूरी बिल्डिंग के ओनर कौन थे और यहाँ पर किस तरह की चीजें थी, अगर आग लगने की क्या वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम थे या नहीं थे और किस तरह से आग लगी, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन जो हादसे में जो जिन लोगों की मौत हुई है, ये दीपक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं तस्वीरें एक बार फिर से इस फैक्ट्री की दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल बहुत ज्यादा भीषण आग की तस्वीरें और उसके बाद धुएं का गुबार निकलता हुआ इस इमारत से कहा जा रहा है। दीपक जैसा बता रहे हैं, 2 तस्वीरें भी साथ ही आपको दिखाती चलूं। दीपक बता रहे हैं कि वहां एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। अभी ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि कितनी महिलाओं की जान गई है, क्योंकि अभी तक जली हुई हालत में शवों को बाहर निकाला जा सका है। 20 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दुख जताया है, राष्ट्रपति दुख जता चुके हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है और जानकारी ये भी आ रही है कि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 25 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद हैं जो आग को काबू पाने में लगी हुई हैं। हालांकि आप देखिए दिन के उजाले में ये आग लगी थी और अब जाकर दीपक बता रहे हैं कि काफी हद तक इस आग पर काबू पाया जा चुका है। दीपक, 2-3 बातें जल्दी से बता दीजिए। पहली बात, इस फैक्ट्री में आग लगने की वजह क्या रही? दूसरी बात ये कि कितने लोगों की संख्या बताई जा रही है जो वहां पर मौजूद रहेंगे और अभी वहां कितने फंसे होने की आशंका हो सकती है?
देखिए प्रीति, अभी तक ये जानकारी अभी तक सामने नहीं हो पाई, क्योंकि तीनों चीजें जो आपने सवाल पूछे ये तीनों जांच का विषय है। क्योंकि आग कैसे लगी, ये माना जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो, क्योंकि जितनी बड़ी बिल्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं एसी या शॉर्ट सर्किट हुआ है, एसी में हुआ है या दूसरी चीज में हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग मीटिंग में थे और उनका आंकड़ा बढ़ सकता है। और इतने लोग जब आग लगी थी तो ये लोग भाग नहीं पाए थे, और यही वजह है कि वहां पर जब वो फंसे तो उसके बाद उनका निकलना मुश्किल हो गया था। और धुआं इतना तेज था इस बिल्डिंग में, तो उसके बाद लोगों को जो है सांस लेने में तकलीफ हुई और लोग धीरे धीरे बेहोश होते गए। कई लोगों ने ऊपर बिल्डिंग से कूद भी मारी है, छलांग मारी है बचने के लिए, लेकिन जो हादसे में लोग घायल हुए हैं उनमें से भी कुछ लोगों की मौत अस्पताल में हुई है। अब तक 20 लोगों के शव दमकल विभाग के मुताबिक निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी आंकड़ा ये बढ़ सकता है। लेकिन हम चाहेंगे कि आंकड़ा उतने में ही रहे, क्योंकि लोगों की जान बचाना इस वक्त दमकल विभाग के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और इसको लेकर दमकल विभाग की सारी टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि सर्च अभियान में जितने लोग हो सकते हैं उनको बाहर निकाला जाना बहुत बड़ा इस वक्त टास्क है। और इसलिए दमकल विभाग की टीमें लगी हैं कि जल्द से जल्द जितने लोगों को, अधिकतर जो अंदर फंसे हुए हैं बेहोशी की कंडीशन में है, क्योंकि आवाजें नहीं आ रही हैं लोगों की, तो हो सकता है कि धुएं की वजह से वो बेहोश हो। लेकिन कई ऐसे शव निकाले गए हैं जो जली हालत में निकाले गए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि फैक्ट्री में जिस तरह से आग लगी उसके बाद सभी लोग एकदम से जो फ्रंट गेट होते हैं उस तरफ जो है धुआं फैल गया था, और यही वजह कि बाहर लोग नहीं निकल पाए और उसी वजह से इतनी मौत का आंकड़ा जो है बढ़ा हुआ है। क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इस फैक्ट्री में काम होता क्या था? देखिए, अभी तक दमकल विभाग का कहना है कि फैक्ट्री के जो कंडीशन है उसको देखते हुए अभी जांच का विषय है कि किस तरह का काम होता था, क्योंकि 3 मंजिला ये इमारत थी। और यहाँ पर जिस मैं तरह आपको से रोक रही हूँ दीपक, इस वक्त सांसद हंसराज हंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंडका में भीषण फैक्ट्री में आग लगी है। हंसराज हंस जी, आपके पास कोई जानकारी इस फैक्ट्री से संबंधित तो आप जरूर साझा करें, क्योंकि हमारे तक जो जानकारी आ रही है वो ये कि 20 लोगों की जान गई है इस हादसे में। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, 20 लोगों की है। अंदर भी लोग बहुत खर्चे होने का खर्चा है। 100-125 के करीब लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू करने में। तो बहुत बहुत बड़ी ये हादसा हो गया है। और हालांकि टाइम पे टीम पहुंच गई थी, फिर भी बचा ना पाए लोगों को। बाकी जो अभी फंसे हुए हैं जल्दी से उनको निकालने की, तो इंजर्ड, बहुत सीरियसली इंजर्ड हैं कुछ लोग, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हंसराज हंस जी, साथ ही ये भी सर बताइए जरूर अगर आपके पास जानकारी हो, वो ये कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में एक मीटिंग चल रही थी, इसलिए वहाँ इकट्ठा हुए थे लोग। हाँ जी, कुछ ऐसा ही ज़्यादा जो पैसेंजर सर्चिंग करता है। आपका शुभ नाम? सुनील चौक। जी सत्य सुनील है जो कि